स्टूडेंट्स, आज हम लोग समसामयिक भारत में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। इससे पहले हमने बच्चों पढ़ा था भारत में जनसंख्या वृद्धि के बारे में। आज हम लोग भारत की एक दूसरी राष्ट्रीय समस्या गरीबी या निर्धनता के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए इसको हमें पढ़ना है। यदि निर्धनता के संदर्भ में देखा जाए बच्चों, तो भारत की स्थिति देखी जाए तो भारत के लिए यह एक आर्थिक समस्या भी है और सामाजिक समस्या भी है। आर्थिक समस्या इसलिए है क्योंकि कुछ ऐसे आर्थिक मूलभूत कारण होते हैं जिनके कारण गरीबी की समस्या उत्पन्न होती है, और सामाजिक समस्या हम इसलिए मान सकते हैं इसको क्योंकि यह समाज में के सामाजिक जीवन पर प्रभाव डालती है। इस तरह से सामाजिक, आर्थिक और विभिन्न कारणों से उत्पन्न हुई यह समस्या भारत के लिए एक राष्ट्रीय समस्या है। गरीबी की स्थिति देखी जाए तो जब हम देखते हैं बच्चों कि भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया इस वजह से कहा जाता था क्योंकि भारत आर्थिक दृष्टि से समृद्ध था, आर्थिक संसाधन से परिपूर्ण था और यहाँ की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। लेकिन जब से भारत में मुगलों का शासन स्थापित हुआ, उसके बाद विभिन्न यूरोपीय कंपनियाँ यहाँ पर आई, और इसी तरह से जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उसके बाद से ही भारत की आर्थिक स्थिति दिनों दिन कमज़ोर होती गई और भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा आर्थिक शोषण की स्थिति उत्पन्न कर दी गई। दादा भाई नौरोजी ने अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और विलियम डिग्बी ने अपनी किताब प्रॉस्परस ब्रिटिश इंडिया में विभिन्न प्रकार से, आपने पढ़ा होगा बच्चों फर्स्ट पेपर में, कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने, इन लोगों ने बताया, दादा भाई नौरोजी और विलियम डिग्बी ने, कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने अपने वेतन के रूप में, पेंशन के रूप में, जो ब्रिटिश सैनिक थे उनकी वेतन के रूप में, और विभिन्न प्रकार से उन्होंने जो भारत का धन था उसको इंग्लैंड में भेजा, राजस्व के रूप में, विभिन्न करों के रूप में भारतीय जनता का शोषण किया और भारत को बिल्कुल आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर बना दिया। तो इस तरह से देखे जाए तो भारत में निर्धनता की जो जड़ें हैं, जो उसकी नींव है, वो काफ़ी पुरानी है। अंग्रेज़ों ने भारत की स्थिति को, आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करने में कई ऐसे कार्य किए जिससे भारत की आर्थिक स्थिति दिनों दिन कमज़ोर होती गई, और इसका परिणाम यह हुआ कि जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों के शासन से मुक्त हुआ, उसके बाद भारत की स्थिति आर्थिक रूप से एक पिछड़े हुए देश की उसकी छवि थी, क्योंकि इतने लंबे समय तक आर्थिक शोषण के कारण भारत के पास इतने आर्थिक संसाधन नहीं थे। इसी समय क्या हुआ कि जब ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिली, उसी समय 1947 में भारत का विभाजन हुआ। विस्थापितों की समस्या सहित कई ऐसी समस्याएं थी विभाजन के दौरान, जिसने भारत की जो पहले से विपन्न आर्थिक स्थिति थी उसको और कमज़ोर करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इस तरह से स्वतंत्रता के बाद निर्धनता भारत के लिए एक सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय चुनौती के रूप में सामने आई। स्वतंत्रता से पूर्व जहां औपनिवेशिक लूट ने, औपनिवेशिक शोषण ने, अंग्रेज़ों की नीतियों ने भारत में गरीबी को बढ़ाने में योगदान दिया, वहीं आज़ादी के बाद, मतलब 1947 के बाद भारत के विभाजन ने भारतीय निर्धनता को बढ़ाने में भी अपना काफ़ी योगदान दिया। विभाजन का मतलब हम ये नहीं समझते बच्चों कि भारत और पाकिस्तान दो भागों में विभक्त हो गया। इसके साथ क्या हुआ कि भारत के जितने भी उपजाऊ क्षेत्र थे खेती की दृष्टि से और उद्योग धंधे थे जो विकसित अवस्था में थे, वो विभाजन के फलस्वरूप उनमें से कुछ पाकिस्तान के अधिकार में चले गए,
इसके अतिरिक्त क्या हुआ कि वहाँ से जो लोग आए उनका आर्थिक दबाव भारत पर पड़ा। काफ़ी संख्या में लोग भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आकर बसे। उनका विस्थापन भी भारत के लिए एक प्रमुख समस्या थी। अतः इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने आज़ादी के बाद निर्धनता जैसी राष्ट्रीय समस्या की ओर ध्यान देते हुए इसको कम करने के लिए और इस पर नियंत्रण के लिए कुछ उपाय किए। इस तरह से हम देखें तो आज़ादी के बाद गरीबी को कम करने के प्रयास हुए, लेकिन कुछ मूलभूत कमियों के कारण इन प्रयासों में पूर्ण रूप से क्या हुआ, सफलता नहीं मिली है। अब हम लोग देखेंगे कि भारत में 2011 की जो गणना हुई उसके हिसाब से 21.9 आबादी भारत की अभी भी गरीबी रेखा से नीचे है। गरीबी रेखा से के नीचे जीवन जीने को मजबूर है, क्योंकि भारत में आर्थिक संसाधनों का विशाल जनसंख्या के कारण और विभिन्न कारणों से समुचित रूप से बंटवारा नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण 21.9% आबादी को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। अब हम देखते हैं कि भारत में किस प्रकार से किन कारणों को हम गरीबी या निर्धनता के लिए उत्तरदायी मान सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भारत में जनसंख्या विस्फोट की जो स्थिति है उसको गरीबी का मुख्य कारण माना जा सकता है। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये सब टॉपिक ऐसे हैं, जनसंख्या वृद्धि, गरीबी, बेरोजगारी, इसमें आपको सब सारे दृष्टिकोण से देखते हुए खुद अपने विवेक से आप इन क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं। बस आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए कि भारत में गरीबी के कारण क्या हैं, कौन कौन से उत्तरदायी ऐसे कारण हैं जिसके कारण गरीबी की जो समस्या है वो बड़ी है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे जनसंख्या विस्फोट के बारे में। इसके बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार भारत में निरंतर जनसंख्या वृद्धि के कारण समस्त जो संसाधन हैं उनका सभी को लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि जनसंख्या के अनुपात में संसाधनों का विकास नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त आर्थिक पिछड़ापन भारत का, आर्थिक विकास की निम्न दर, कृषि क्षेत्र में निम्न उत्पादकता, धन का सही तरीके से वितरण न होना, इसका दोषपूर्ण संचय, बेरोजगारी, निम्न राष्ट्रीय आय देश की, विकास के अवसरों का अभाव, देश में पूंजीवादी प्रवृत्तियों का विकसित होना, कृषि के क्षेत्र में समुचित रूप से विकास न हो पाना, प्राकृतिक संसाधनों का अपर्याप्त प्रयोग या उनका सही ढंग से प्रयोग नहीं होना, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, प्राकृतिक प्रकोप जैसे विभिन्न स्थितियां जैसे बाढ़, सूखा, महामारी, कुपोषण और पौष्टिक आहार की कमी, अशिक्षा जो सबसे बड़ी कारण है गरीबी का, बेरोजगारी, अशिक्षा, धर्मांधता और अंधविश्वास की स्थिति समाज में, ये सामाजिक कारक माने जा सकते हैं जनसंख्या उसके लिए, गरीबी के लिए। युद्ध की स्थिति, सामंती, जमींदारी और साहूकारी प्रथा का पूर्ण रूप से समाप्त न होना, सामाजिक कुप्रथाएं, समाज और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां, राजनीतिक संकट, सरकार की आर्थिक नीतियां और अंग्रेजों द्वारा किया गया औपनिवेशिक शोषण और जलवायु कारक कुछ ऐसे कारण हैं जिनके बारे में आप तीन चार लाइनें लिखकर अपना दृष्टिकोण एग्जामिनर के सामने रख सकते हैं, उसको स्पष्ट कर सकते हैं। तो ये मुख्य कारण हैं जिनके कारण भारत में गरीबी की समस्या बढ़ी है और उस पर पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाया है। अब हम लोग देखते हैं कि
निर्धनता के प्रकार किस तरह से निर्धारित किए गए हैं, किस प्रकार गरीबी का अनुमान लगाया जाता है भारत में। भारत की स्थिति देखें तो 2 प्रकार की निर्धनता देखी गई हैं, पूर्ण निर्धनता और सापेक्ष निर्धनता। पूर्ण निर्धनता को देखा जाए तो ऐसी स्थिति जहां बुनियादी आय के मानकों जैसे भोजन, आवास, आश्रय को बनाए रखने के लिए घरेलू आय जो है वो एक आवश्यक स्तर से नीचे है। इस प्रकार की निर्धनता का मानक 1990 से शुरू किया गया और अक्टूबर 2015 में विश्व बैंक ने इसे $1.90 प्रतिदिन के हिसाब से निर्धारित किया कि इसके नीचे जो लोग हैं वो इस श्रेणी में आएंगे। सापेक्ष निर्धनता में क्या होता है, औसत आय से कुछ निश्चित अनुपात से कम आय वाली जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में इसको माना जाता है। इस तरह से गरीबी के प्रकार निर्धारित किए गए हैं। अब भारत में हम देखते हैं कि किस प्रकार गरीबी का अनुमान लगाया जाता है। किसी भी राष्ट्र या समाज की स्थिति देखी जाए तो वहाँ पर निर्धनता के स्वरूप को आर्थिक संसाधनों में कमी, प्राकृतिक संसाधनों में कमी, देश की राष्ट्रीय आय में कमी, प्रति व्यक्ति कम आय होना, आय के बंटवारे का समुचित विभाजन न होना, आवश्यक उपभोक्ता सामग्रियों का अभाव, सामाजिक सुरक्षा में कमी आदि कुछ ऐसे कारण हैं जिनके आधार पर निर्धनता को मापा जा सकता है। भारत में नीति आयोग की टास्क फोर्स द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के डेटा के आधार पर गरीबी को मापा जाता है। गरीबी रेखा का आकलन उपभोग व्यय पर आधारित है। 1900 इसके लिए गरीबी रेखा को मापने के लिए और इसका निर्धारण करने के लिए विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया भारत सरकार के द्वारा। 1979 की अलग कमेटी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी से कम कैलोरी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता है। इस तरह से एक मानक निर्धारित किया गया अलग कमेटी के द्वारा। उसके बाद 1993 में लकड़वाला कमेटी बैठी, 2009 में तेंदुलकर कमेटी और 2012 में रंगराजन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रंगराजन कमेटी ने जब 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उन्होंने बताया कि गरीबी रेखा का अनुमान मासिक प्रति व्यक्ति रुपए के व्यय के रूप में है। शहरी क्षेत्रों में इसे 1407 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में इसे 972 का मानक निर्धारित किया गया। तो इस तरह से कुछ मानकों के आधार पर भारत में गरीबी का निर्धारण किया गया और इस तरह से निर्धारण करके विश्लेषण करके स्थिति का उसके बाद इनको कम करने का प्रयास किया गया। हालांकि भारत में गरीबी उन्मूलन की दिशा में स्वतंत्रता के बाद काफ़ी उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रयास किया है कि इस दिशा में कार्य किए जाएं, लेकिन फिर भी अभी तक आशा के अनुरूप इसके परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। तो बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि गरीबी की समस्या क्या है, भारत की स्थिति विश्व स्तर पर क्या है और उसके कौन कौन से मुख्य कारण हैं जिनको अपने विवेक के आधार पर आपको हर कारण का 3-3, 4-4 लाइनों में आंसर लिखना है। आराम से कर सकते हैं। फ्री माइंड से इन चीज़ों के बारे में सोचिए और उसके बाद अपने आंसर को अच्छे से लिखिए। अब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे कि गरीबी के क्या दुष्परिणाम हैं और भारत सरकार के द्वारा और प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा गरीबी को कम करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए। धन्यवाद।